प्यारे बच्चों, 12th फिजिक्स वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक। तो आज हम देखेंगे अनुप्रस्थ स्थिति या निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक। तो आपको पता है कि निरक्षीय स्थिति क्या है। मैं डेफिनेशन इसको पहले वीडियो में बना चुका हूं। तो डेफिनेशन क्या होता है एक बार मैं फिर से बोल देता हूं कि जिस बिंदु पर हमें क्या करना होता है, विद्युत द्विध्रुव जिस बिंदु पर क्या करना होता है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है। तो विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से निकलने वाले, देखो मैं डायग्राम से समझा रहा हूँ। विद्युत द्विध्रुव से निकलने वाले ये क्या है, हमारा एक विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, एक विद्युत द्विध्रुव है जो कि ये माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश से मिलकर के बना है। ओके, तो यहाँ पर एक बिंदु ए है, यहाँ पर एक बिंदु बी है, ये इसका केंद्र बिंदु ओ है। ओके, तो इसके केंद्र से गुजरने वाली तथा द्विध्रुव अक्ष के लंबवत, ये क्या होता है, द्विध्रुव का अक्ष, ये होता है द्विध्रुव अक्ष होता है। तो इसके केंद्र से गुजरने वाली एक रेखा, तो इसके केंद्र से गुजरने वाली एक रेखा ये हो गया, और इसके लंबवत है, ये द्विध्रुव अक्ष के लंबवत रेखा से इस पर कोई बिंदु P होगा जिस पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, एक बिंदु P है, इससे R दूरी पर, यहाँ से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ओके, तो और इस द्विध्रुव की अल्प दूरी क्या होता है, 2L होता है। ये इसकी अल्प दूरी 2L होता है। तो निरक्षीय स्थिति बोलता क्या है कि जब किसी बिंदु पर जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है, ठीक है, तो इसके द्विध्रुव अक्ष के लंबवत और इसके केंद्र से गुजरने वाली रेखा पर स्थित होता है, तब हम इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, निरक्षीय स्थिति। ओके, अब हम इसके लिए व्यंजक निकालते हैं। तो क्या बोलते हैं, व्यंजक निकालते हैं तो लिखेंगे क्या, जैसे कि देखो इसको लिखना है, आपको वर्णन करना है। तो चलो मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। ए बी माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। उनके बीच की अल्प दूरी 2L है, उनके बीच की अल्प दूरी 2L है। माना इस द्विध्रुव के केंद्र मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किस बिंदु पर, P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब चलो अब आगे लिखता हूं। तब बिंदु P पर, ठीक है, तब बिंदु A पर, ठीक है, बिंदु A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपन AP का स्क्वायर। ये कैसे लेते हैं, ये कूलाम के नियम से लेते हैं, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। तो देखो अब इसकी दिशा की बात आती है, तो इसकी दिशा किधर होगा, AP के अनुदिश होगा। देखो ये प्लस की आवेश है, ठीक है, और जो परीक्षण आवेश यहाँ रखा है P पर, तो ये भी क्या होता है, प्लस आवेश होता है। तो इसकी दिशा किधर हो, ये प्लस और ये प्लस, तो इसकी दिशा किधर हो जाएगा, ये इधर ऐसा चला जाएगा। तो इसको हम ले लेते हैं E1। ओके, तो क्योंकि प्लस प्लस में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, तो इसकी दिशा किधर होगा, तो AP के अनुदिश होगा, AP के अनुदिश ये हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपन, अब क्या हो जाएगा, BP। ठीक है, तो अब हो जाएगा BP हो जाएगा, इसके कारण इसकी डिस्टेंस कितना है, BP, तो BP का क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा, क्योंकि ये कहाँ से लेते हैं, कूलाम
का नियम, व्युत्क्रम वर्ग का नियम, इसके बीच की दूरी को लिया जाता है। तो इसके बीच की दूरी हमें क्या है नहीं पता, तो यहाँ नहीं पता तो ए पी लिया, यहाँ नहीं पता है तो, क्योंकि देखो इन दोनों जैसे ये लेते हैं ऐसा करके लेते हैं यहाँ, तो इन दोनों के बीच का कूलाम का नियम क्या होता है, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच होता है उनके, ठीक है। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यूज करते हैं हम। ओके, तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैं पिछले वीडियो में बना रखा हूँ। ओके, तो देखो अब इसकी दिशा किधर होगा, तो देखिए ये तो माइनस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। तो ये स्रोत आवेश है, तो स्रोत आवेश इसको क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इसकी दिशा किधर हो जाएगा, इधर होगा। तो ये हो जाएगा हमारा E2। ये तो क्लियर हुआ होगा। तो इसकी दिशा क्या हो जाएगा, BP या PB के अनुदिश लिखेंगे। तो PB के अनुदिश ये हो जाएगा, ठीक है। तो दिशा भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखते जाइएगा। अब देखो, अब हमें डायग्राम में दिख रहा है कि डायग्राम में क्या दिख रहा है, देखो AP और BP दोनों क्या है, इक्वल है परिमाण में, और मान लेते हैं इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। ओके, तो इन दोनों के ये थीटा, ये भी थीटा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो है ना। डायग्राम से चित्र से स्पष्ट है कि AP बराबर क्या है, BP, ठीक है। AP और BP बराबर है, ठीक है। अतः क्या हो जाएगा, E1 और E2 दोनों परिमाण में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों बराबर है तो ये इनका वैल्यू भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है, इसलिए परिमाण में क्या हो जाएगा, अतः E1, ठीक है। इसको चाहो तो ऐसा आप वेक्टर दे सकते हो दिशा। तो E1 और E2 परिमाण में बराबर होंगे, तथा उनके बीच का कोण, ठीक है, कितना होगा, 2 थीटा होगा। क्यों 2 थीटा होगा ये बताइए। कोण PAB बराबर थीटा तथा, ठीक है, कोण PAO और PBO इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। ये होगा तथा ये, ठीक है। क्यों 2 थीटा होगा, तो देखो यहाँ पर त्रिभुज वाला नियम लागू हो रहा है। तो त्रिभुज के बहिष्कोण का योग क्या होता है, जैसे यहाँ से ये वाला क्या होगा हमारा, 2 थीटा। E1 और E2 के बीच का कोण क्या होगा, 2 थीटा। ये थीटा लिए है, ये थीटा, ठीक है। तो ये बराबर है, इनकी भुजा बराबर है, तो यहाँ पर कोण क्या हो जाएगा, बराबर होगा। ओके, अब ये 2 थीटा क्यों हो रहा है, क्योंकि त्रिभुज के बहिष्कोण का योग दूरस्थ अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो त्रिभुज का बहिष्कोण, ये देख त्रिभुज के बाहर है, ये त्रिभुज बन रहा है, तो इसके बाहर है, तो त्रिभुज का बहिष्कोण, ठीक है, बहिष्कोण क्या होता है, दूरस्थ अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। तो दूरस्थ कोण है ये दोनों, तो थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ कितना बनेगा, 2 थीटा बनेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 थीटा कोण बनने वाला है। ओके, ये हो गया। अब देखो, अब क्या कर सकते हैं, अब हमको इसको क्या कर सकते हैं, इसको निकालने में दिक्कत हो रहा है हमें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, E1 को 2 घटकों में भी वियोजित कर सकते हैं। जैसे बल को 2 घटक में वियोजित करते हैं, तो इसी प्रकार हम E1 को 2 घटक में वियोजित कर सकते हैं। एक ऊर्ध्वाधर घटक ऐसा, ठीक है, आप 11th में ये सब पढ़े होंगे, वियोजित करना, ठीक है। और ये 2 घटक में वियोजित कर सकते हैं। E1 को 2 घटकों में, एक ऊर्ध्वाधर घटक और एक क्षैतिज घटक। ओके, तो एक बार मैं फिर से नया डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ, क्योंकि उधर फिर से देखने में दिक्कत होता है, ठीक है। तो देखो एक द्विध्रुव है ये, ठीक है, माइनस क्यू आवेश, ये प्लस क्यू आवेश लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बिंदु है, ये यहाँ पर एक बिंदु P है, ठीक है। ये इधर गया है E1 और ये इधर आया E2, ये इनके बीच की दूरी आ रहा है, ये O है, ठीक है। ये A और ये B लिए थे और ये A लिए हैं। ओके, तो देखो अब ये तो E1 है और ये E2 है। ओके, अब हम E1 को क्या कर सकते हैं, 2 घटक में वियोजित कर सकते हैं, एक ऊर्ध्वाधर घटक और एक क्षैतिज घटक। तो ऊर्ध्वाधर घटक ये हो जाएगा E1
और E2। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर में कौन होता है, साइन थीटा रखते हैं, तो E1 साइन थीटा हो जाएगा ये, और क्षैतिज में क्या रखते हैं, कास थीटा, तो ये हो जाएगा E1 कास थीटा। राइट। अब इसी प्रकार E2 को भी दो घटक में वियोजित कर सकते, देखो E1 को दो घटक में, देखो E2 को दो घटक में, एक तो इधर ऐसा वियोजित हो जाएगा और एक इधर भी वियोजित हो जाएगा, तो E2 को भी दो घटक में, तो E2 ये हो जाएगा E2 साइन थीटा, ऊर्ध्वाधर में हम इसको रखेंगे, साइन को रखेंगे, और इधर भी, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लस E2 कास थीटा। ओके, इधर एक को इधर वियोजित किए, इधर वियोजित किए, मतलब E1 और E2 को दोनों को हम क्या कर सकते हैं, वियोजित कर सकते हो। देखो लिखोगे क्या, E1 को दो घटकों में वियोजित मतलब बांटना, मतलब जो इधर एक परिणामी लग रहा है तो हम इसको, जैसे एक व्यक्ति काम कर रहा है उसको हम हटा के दो व्यक्ति लगा दिए, ऐसा है। ओके, तो वियोजित किया जा सकता है। ओके, तो पहला क्या है, E1 कास थीटा क्षैतिज दिशा में, और दूसरा E1 साइन थीटा ना, E1 साइन थीटा ऊर्ध्वाधर दिशा में, ये हो गया। राइट। अब देखो E1, इसी प्रकार हम किसको लिखेंगे, E2 को, तो इसी प्रकार E2 को भी दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। फर्स्ट क्या लिखोगे कि E2 कास थीटा क्षैतिज दिशा में, और सेकंड E2 साइन थीटा ऊर्ध्वाधर दिशा में। ये तो दोनों को हम दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं। क्लियर। तो देखो अब क्या होगा, चूंकि E1 और E2 दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, E1 और E2 परिमाण में क्या है, बराबर है। क्यों? क्योंकि AP और BP दोनों का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, E1 और E2। तो अब बोल सकते हैं कि चूंकि E1 और E2 बराबर है, मतलब ऐसा लिख सकते हैं आप, अर्थात E1 इज इक्वल टू E2, E1 और E2 बराबर है, तो ऊर्ध्वाधर घटक, देखो ऊर्ध्वाधर घटक E1 और ये E2 दोनों क्या हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है। देख, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो ऊर्ध्वाधर घटक विपरीत दिशा में होने के कारण, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, ओके। किंतु क्षैतिज घटक एक ही दिशा में है। देखो क्षैतिज घटक ये वाला E1 कास थीटा E2, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। किंतु क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण आपस में, ठीक है, आपस में जुड़ जाते हैं। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, तो अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 कास थीटा और प्लस E2
कास थीटा, ये दोनों जुड़ जाएगा, यही परिणामी है। अब E1 कास थीटा और E2 कास थीटा, ये क्या हो जाएगा, तो E1 और E2 दोनों बराबर है, मतलब हम E1 इज इक्वल टू E2 लिख सकते हैं। ओके, तो अब क्या हो जाएगा, देखो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कि परिणामी E इज इक्वल टू, तो E इज इक्वल टू E1 और दोनों E1 और E2 दोनों बराबर है, तो E1 कास थीटा प्लस E1 कास थीटा लिख सकते हैं, चूँकि E1 बराबर है E2 के, ये E1 और E2 दोनों क्या है, बराबर है। ओके, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू E1 कास थीटा, E1 कास थीटा, चूँकि E1 और E2 दोनों बराबर हैं। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो 2E1 कास थीटा हो जाएगा। क्लियर। अब इसकी दिशा क्या हो जाएगा, देखो अब ये जो परिणामी मिला है इसकी दिशा क्या होगा, तो डायग्राम से देखिए इसकी दिशा किधर है, देखो A से B, तो A B की दिशा में, A से B की दिशा में है, तो क्या हो जाएगा, इधर है इसकी दिशा, तो A B के समांतर है, तो क्या हो जाएगा, A B के समांतर है। ठीक है, तो ए बी के समांतर है, ए बी के अनुदिशा नहीं बोल सकते, ए बी के समांतर है। ठीक है, तो देखो अब E1 का वैल्यू हम निकाल के रखे हैं कि क्या होता है 1 अपान, ठीक 2 तो रहेगा ही सर, 2 ये वाला 2, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और Q अपान ए पी का स्क्वायर कास थीटा, ये है। ओके, ये हम पहले निकाल के रख चुके हैं, ये वाला E1 ये। ओके, तो अब ये हो जाएगा कास थीटा हो गया। अब हमको क्या करना है, समकोण त्रिभुज जो दिखा, ये समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज में देखो, इस समकोण त्रिभुज PAO में देखो, ये वाला समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री ये लंबवत है, तो PAO में, तो PAO में आपको दिख क्या रहा है कि पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का वर्ग है, तो कर्ण कौन है AP, और लंब कौन है OP, और ये आधार कौन है OA। तो पाइथागोरस प्रमेय में हम लगा लेंगे। देखो चलो इसको डायग्राम को देखते रहिए, आप लोग डायग्राम को देखते रहिए, मैं बोलता जाऊंगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज ठीक है, POA में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो कर्ण कौन है यहाँ AP, तो AP का वर्ग हो जाएगा, लंब कौन है OP, तो OP का वर्ग हो जाएगा, आधार कौन है OA, तो OA का वर्ग हो जाएगा। ये है ना कर्ण, ये कर्ण लंब आधार, राइट। तो देखो अब यहाँ क्या है OP, तो OP ये इनका डिस्टेंस कितना है 2L, यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला L हो जाएगा, ये भी L हो जाएगा, और ये इसका डिस्टेंस क्या है, O से एक बिंदु, O से R दूरी पर रखे थे, ये R दूरी पर एक बिंदु P रखे थे, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा R हो जाएगा, तो ये R हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R है। तो OP मतलब क्या हो जाएगा R, तो ये होगा R का स्क्वायर, और OA मतलब L, तो L का स्क्वायर, मीन्स AP का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से AP का हमको मिल जाएगा, रूट में मिल जाएगा R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। परंतु तथा कास थीटा, तो कास थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, ये आपको पता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो कास थीटा का वैल्यू भी चाहिए हमको, तो कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार कौन है हमारा OA है, ठीक, तो आधार OA है, और लंब कौन है, सॉरी आधार बटा कर्ण, कर्ण कौन है AP है, तो OA बराबर क्या है A, और AP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये अभी हम निकालें, तो R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। ये अब क्या कर देंगे, इन दोनों मान को कहाँ रख देंगे हम, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, राइट, तो समीकरण 1 में रख देंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 में इन दोनों मान को क्या करेंगे, रख देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से इन दोनों वैल्यू को रखने पर, तो E इज इक्वल टू 2 है ना, तो ये हो जाएगा 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। AP का वैल्यू हमें क्या मिला है, AP का स्क्वायर का वैल्यू डायरेक्ट रख देना, ये AP का स्क्वायर का डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, तो हमें क्या मिला R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर इंटू कास थीटा का वैल्यू A अपान, ठीक है, ये Q है, और ये A में थोड़ा डिफरेंट समझ लेना, ये हो गया R का स्क्वायर
प्लस एल का स्क्वायर। क्यू को मैं ऐसा करके बना रहा हूँ और ये सिंपल ऐसा लिखा हूँ। ओके, तो ये हो गया आर का स्क्वायर ए का स्क्वायर। अब देखो इनका पावर कितना है आपको पता है। देखो ये होता है, जैसे कि यहाँ मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। मान लो एक्स है, ये एक्स की पावर 1 है और ये रूट एक्स है ये, तो रूट एक्स को हम क्या लिखते हैं, एक्स की पावर 1/2 लिखते हैं ये, और ये 1 और 1/2 दोनों ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 + 1/2, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 2 एकम 2 1 3, तो 3/2 हो जाएगा, तो एक्स की पावर 3/2 हो जाएगा। मतलब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये मान लिया हमने एक्स और ये रूट में अंदर एक्स में है, तो इनको हम क्या लिखेंगे एक्स की पावर 3/2, राइट। क्योंकि देखो ये बाहर में है और ये रूट में है, तो इसको सॉल्व करने पर क्या होता है, ये मिलता है हमें, राइट। तो इसी को मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्योंकि इसको लिखने पर लंबा लगता है इसलिए। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q इंटू ए है डायरेक्ट, और ये दोनों मिलके क्या हो गया ये, तो एक आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। क्लियर। अब इस 2 को इसके साथ मिलाकर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, याद आया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्णक परिभाषा में आपको बता रखा हूँ क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और द्विध्रुव लंबाई के गुणनफल को उसका क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, जो कि क्या होता है, इसको P से प्रदर्शित करते हैं, और P बराबर क्या होता है Q इंटू 2A होता है। तो यहाँ से देखो ये P इज इक्वल टू क्या होता है, A इज इक्वल टू ये 2QA हो जाएगा, ये 2QA मिल के इतना बन जाएगा 2QA, और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर और 3/2। इनका वैल्यू क्या होता है, P होता है, तो ये हो जाएगा P। ओके, P से डिनोट करते हैं हम उसको, तो हम ऐसा लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग लिखते हैं तब अच्छा लगता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनका वैल्यू क्या हो जाएगा P/r का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर की पावर 3/2। जहाँ P क्या है, जहाँ P को हम क्या बोलते हैं, जहाँ P बराबर 2QA वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है ये, ठीक है। तो यही वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो E बराबर हमें मिला ये, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो यही क्या बोलोगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ओके, ये अब चाहो तो जैसे कल निरक्षीय अक्षीय स्थिति में लिए थे कि यदि वैद्युत द्विध्रुव का आकार छोटा हो, एकदम छोटा हो, द्विध्रुव से बिंदु P की दूरी बहुत अधिक होता है, तो A का मान क्या होता है, लेस हो जाता है। मतलब यदि वैद्युत द्विध्रुव का आकार क्या हो, छोटा हो अथवा बिंदु P की द्विध्रुव से दूरी अधिक हो, ठीक है। तो देखो अगर क्या हो जाएगा, ये बिंदु P की दूरी क्या हो, ठीक है, यहाँ से बहुत अधिक हो, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, द्विध्रुव से बिंदु P की दूरी अधिक है, इनकी दूरी बहुत अधिक होगा और द्विध्रुव का आकार छोटा हो जाएगा, तो कौन हो जाएगा छोटा, तो एक जो L है ये वाला छोटा हो जाएगा। मतलब इनको हम बहुत अधिक दूरी पर रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे, बहुत दूर पर रख देंगे, तो इनका मान क्या हो जाएगा, L का मान छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब L का देख ये R का मान क्या हो जाएगा, ऐसा हम रखते जाएंगे, ऐसा इसकी दूरी बढ़ा देंगे तो R का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि इसकी दूरी बहुत होगा और ये छोटा रहेगा, तो क्या हो जाएगा, R का मान बड़ा रहेगा किससे, L से। तो क्या हो जाएगा, तो इस स्थिति में हो जाएगा L लेस देन R, मतलब क्या हो जाएगा, L का मान छोटा हो जाएगा, L लेस देन R, ठीक है। अतः
आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर की उपेक्षा की जा सकती है। उपेक्षा की जा सकती है मतलब हम आर स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, सॉरी एल स्क्वायर को छोड़ सकते हैं। तो एल स्क्वायर को छोड़ देंगे मतलब 0 के इक्वल मान लेंगे। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपान आर का स्क्वायर। हम एल को 0 कर देंगे और ये पावर क्या है 3/2 है, क्योंकि ये 3/2 है ये, ओके ये वाला 3/2 है। हम ये एल को हम छोड़ रहे हैं, उपेक्षा की जा सकती है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा पी अपान सॉरी इस यहाँ लिख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपान, ये 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसल आउट, तो क्या मिलेगा आर की पावर 3। तो ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये एक कंडीशन है, जब इस कंडीशन यदि ये वाला कंडीशन हो तब ऐसा हो जाएगा, और कंडीशन नहीं लगा है तो ये वाला विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। तो निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की क्या है ये। अब देखो इसकी दिशा किधर होगा बोलेगा तो क्या बोलोगे, द्विध्रुव अक्ष के समांतर धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। आपको दिखाया था मैं, ये देखो अब जो परिणामी मिला, ये परिणामी विद्युत क्षेत्र ई है, इसकी दिशा किधर है, ए से बी की ओर है। ओके तो लास्ट में लिख लोगे कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगा, ए से बी के समांतर होगा। ए से बी के क्या होगा, समांतर, मतलब द्विध्रुव अक्ष के समांतर धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, अर्थात विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के क्या है विपरीत दिशा में होती है। क्योंकि विद्युत द्विध्रुव की दिशा किधर होती है, तो विद्युत द्विध्रुव की दिशा होती है, सॉरी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होता है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। तो इसके क्या हो रहा है, विपरीत हो रहा है। ये किधर से किधर है, प्लस धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। लेकिन आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जब मैं बताया था, एक्सप्लेन किया था, तो उसकी दिशा किधर ली जाती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। तो इसकी दिशा किधर है, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में होती है, ए से बी के समांतर होती है। किसकी, निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, द्विध्रुव अक्ष के समांतर धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, अर्थात विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में होती है। तो आपको आशा करता हूँ कि ये वीडियो में निरक्षीय स्थिति को मैं अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। अगर कहीं बस कुछ प्रॉब्लम होगा, कहीं मिस्टेक हुआ होगा, तो उसे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं उस त्रुटि को सुधार सकूं। ओके तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर एक बार ओवरव्यू देखना चाहते तो देख लीजिए, आपको लिखने में सहूलियत होगा। तो देखो फर्स्ट से ये अक्षीय स्थिति यहाँ से स्टार्ट किए थे हम, है ना, ये अनुप्रस्थ स्थिति थी ये, तो आपको लिखने में आसानी होगा इसलिए मैं दिखा रहा हूँ ये। उसके बाद ये सेकंड पेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे।